हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सॉल्यूशन बाय एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि उनको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त हो और वो जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, ये वीडियो है एजेंट अथॉरिटी बताया था, जो एजेंट अभिकर्ता होते हैं तो उनके बारे में। तो उसमें आज का जो टॉपिक है वो मालिक तथा पर व्यक्तियों के संबंध, रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल विथ थर्ड पर्सन। मालिक तथा पर व्यक्तियों जो अभिकर्ता जो होता है, जो संबंध स्थापित करता है थर्ड पार्टी से, तो मालिक तथा पर व्यक्तियों के संबंध क्या होते हैं और उसके बारे में। तो इसमें जो है पहला है वो अभिकर्ता का अधिकार, एजेंट ऑफ अथॉरिटी। इसमें अभिकर्ता का अधिकार इस वजह से आएगा क्योंकि जो अभिकर्ता जो होता है वो मालिक तथा थर्ड पार्टी यानी कि पर व्यक्ति के साथ संबंध जो स्थापित करता है तो अभिकर्ता के द्वारा होता है। तो जो अभिकर्ता जो संबंध स्थापित करता है तो मालिक के अधिकार से प्राप्त करता है। तो अभिकर्ता द्वारा किए गए संबंध मालिक के द्वारा किए गए संबंध के अनुसार बराबर अनुसार होते हैं। तो अब इसमें अभिकर्ता के अधिकार में आपका आएगा, अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्यों से मालिक को बाध्य करने की शक्ति से है। प्राधिकरण उस सब कार्यों का योग है जो मालिक व अभिकर्ता ने तय किए हैं, अभिकर्ता मालिक के लिए करेगा। तो ये अभिकर्ता का अधिकार होता है, एजेंट होता है जो। तो अब धारा 226 में क्या कहता है, अभिकर्ता की संविदाओं का परिवर्तन उनके परिणाम। तो इसमें क्या है, जब अभिकर्ता मालिक के लिए कोई कार्य करता है तो मालिक उस कार्य से उसी प्रकार बाध होगा या बंधित होगा जैसा कि कार्य उसके द्वारा किया गया हो। अगर अभिकर्ता कोई कार्य, एजेंट कोई कार्य करता है तो उसके द्वारा मालिक बाध होगा, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि अभिकर्ता ने विधि पूर्ण कार्य और क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया हो। जैसे मालिक द्वारा मुख्तारनामे के माध्यम से अभिकर्ता से कुछ कार्य करने की शक्ति दिया जाना, ये है। और इसके बाद है वास्तविक प्राधिकार। क्या होता है प्राधिकार? तो वास्तविक प्राधिकार का आशय मालिक ने वास्तविक रूप से अभिकर्ता को दिए हैं। ऐसे प्राधिकार दो प्रकार से दिए जाते हैं, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से। तो अब इसके बाद है धारा 186 में अभिकर्ता का प्राधिकार और अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा। इसमें क्या है कि साधारणतः मालिक की शक्ति सीमा के अंतर्गत प्राधिकार का प्रदान किए जाने से ही अभिकरण एजेंसी की स्थापना होती है, क्योंकि जो कार्य मालिक स्वयं नहीं कर सकता उस कार्य को अभिकर्ता या एजेंट के माध्यम से भी नहीं कर सकता है। अतः मालिक अभिकर्ता को वही कार्य करने के लिए अधिकृत करेगा या नियोजित करेगा जिसे करने के लिए वह स्वयं सक्षम है, जिसके आधार पर अभिकर्ता मालिक का प्रतिनिधि करता है या रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद धारा 187 में जो आपका है अभिव्यक्त और विवक्षित प्राधिकार की परिभाषाएं क्या आती हैं कि अभिव्यक्त व और विवक्षित प्राधिकार की परिभाषा। अभिव्यक्त प्राधिकार एक्सप्रेस अथॉरिटी और जो विवक्षित प्राधिकार होता है इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो अभिव्यक्त प्राधिकार एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या होती है, जो लिखित या मौखिक शब्दों में दिए गए प्राधिकार या अथॉरिटी को अभिव्यक्त प्राधिकार कहते हैं। इसके लिए कोई विशिष्ट प्रारूप या पार्टिकुलर फॉर्म या शब्दों का वर्ड समूह सेट ऑफ वर्ड्स होना आवश्यक नहीं है, अनौपचारिक ढंग से लिखित होना ही पर्याप्त है, जैसे मुख्तारनामा। जैसे एक अभिकर्ता को ऋण लेने का अधिकार दिया गया है, यदि वो इससे ज़्यादा ऋण ले लेता है तो भी मालिक बाध्य होगा, क्योंकि तीसरा व्यक्ति इस तथ्य को नहीं जान सकता। उसके बाद है जो विवक्षित अधिकार क्या होता है, इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होता है। तो एक व्यक्ति को रेलवे के कुछ अंशों को खरीदने का अधिकार दिया गया, उसे ये विवक्षित प्राधिकार है कि वह उस सौदे को पूर्ण करने के लिए समस्त कार्य करे। अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार में कोई विशेष अंतर नहीं होता।
केवल ये अभिव्यक्त प्राधिकार लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा तथा विवक्षित प्राधिकार आचरण द्वारा दिए जाते हैं। जैसे जब अभिकर्ता प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया जाता है तो उस प्रबंधक के समस्त अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जैसे कार्य या व्यापार की प्रगति जिस हेतु अभिकर्ता या एजेंट नियुक्त किया गया हो। अभिकर्ता की नियुक्ति उस समय कार्य के लिए की गई हो जिस कार्य या व्यापार करने के लिए अभिकर्ता का साधारणतः नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद है जो विशिष्ट अभिकर्ता के विशिष्ट प्राधिकार, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ स्पेशल एजेंट्स। तो इसमें जो पहला होता है दलाल, ब्रोकर में विपरीत रीति के अभाव में उचित दाम पर वस्तुओं की बिक्री करना, ये काम होता है। जब वह अप्रकट स्वामी की वस्तु बेचता है तो वह संविदा की शर्तों के अनुसार मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी होता है। दूसरा आड़ती, फैक्टर, तो उसे अपने नाम से माल बेचने का अधिकार है। जैसा वह उचित समझे उस मूल्य व समय पर वस्तुओं की बिक्री करे। उचित मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री करना और वस्तुओं के गुणों का समाश्वासन देना, या समाश्वासन मतलब वारंटी देना। उसके बाद नीलामकर्ता, ऑक्शनियर, एक नीलामकर्ता को विवक्षित प्राधिकार है कि नीलाम पर बेचे जाने वाली वस्तुओं की संविदा पर क्रेता व विक्रेता के बदले हस्ताक्षर करे। उसके धारा 188 में अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार। किसी कार्य को करने का प्राधिकार रखने वाला अभिकर्ता हर ऐसी विधि पूर्व बात करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसा कार्य करने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक कारोबार व व्यापार को करने के लिए नियुक्त अभिकर्ता प्रत्येक विधि पूर्ण कार्य करने का प्राधिकार रखता है जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक है तथा जो उस व्यापार व कारोबार के संचालन में समानता किया जाता है। उसके बाद है आपात में अभिकर्ता का प्राधिकार। आपात में अभिकर्ता की क्या अथॉरिटी होती है? वो अभिकर्ता को आपात में यह अथॉरिटी है कि हानि से अपने मालिक की संरक्षणा करने के लिए प्रयोजन से सभी ऐसे कार्य करे जैसे मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने मामले में वैसी परिस्थिति में करता है। यदि स्वामी क्षतिपूर्ति का वाद इस आधार पर प्रस्तुत करता है कि स्वामी के निर्देश के बिना ही माल का विक्रय किया गया तो अभिकर्ता उत्तरदायी नहीं होगा। और उसके बाद है ये हो गया। फिर अभिकर्ता द्वारा अपने प्राधिकार या अथॉरिटी क्षेत्र के बाहर किए गए कार्यों के लिए मालिक का दायित्व। तो जब अभिकर्ता ऐसा कार्य करता है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है तो मालिक ऐसे कार्यों के लिए बाध्य नहीं होगा। दूसरे शब्दों में मालिक अभिकर्ता के अधिकार क्षेत्र के अंदर किए गए कार्यों के लिए केवल बाध्य होगा। जब अभिकर्ता ऐसा कार्य करता है जिसका कुछ भाग अधिकार क्षेत्र के अंदर और कुछ भाग अधिकार क्षेत्र के बाहर है तो और वे एक दूसरे से पृथक किए जा सकते हैं तो प्राधिकार क्षेत्र या अथॉरिटी क्षेत्र के अंदर वाले भाग के लिए मालिक बाध्य होगा और बाकी बाहर वाले भाग के लिए नहीं। उसके बाद जो ये हो गया। उसके बाद धारा 287 मालिक कहाँ तक आबद्ध है, जबकि अभिकर्ता प्राधिकार से आगे बढ़ जाता है, अथॉरिटी से आगे जब बढ़ जाता है तो कहाँ तक मालिक कहाँ तक आबद्ध है। जब कोई अभिकर्ता या एजेंट उससे अधिक करता है जितना उसके करने के लिए था और जब कि जो कुछ वह करता है तो उसका वह भाग जो उसके अथॉरिटी के भीतर है और उस भाग से जो प्राधिकार से परे है या बाहर है पृथक किया जा सकता है। तो जो कुछ वह करता है उसका केवल उतना ही भाग जितना कि उसके प्राधिकार या अथॉरिटी के भीतर है उसके और उसके मालिक के बीच आबद्ध होगा या उसके लिए मालिक अपनी सहमति देगा। धारा 228 से मालिक आबद्ध न होगा जहाँ की अभिकर्ता के प्राधिकार से परे किया गया कार्य पृथक नहीं किया जा सकता। इसमें इस धारा में जहाँ की अभिकर्ता या एजेंट उससे अधिक कार्य करता है जितना कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जितना करने के लिए वह प्राधिकृत है और अपने प्राधिकार के विस्तार पर जो कुछ वह करता है तो वह उससे पृथक नहीं किया जा सकता। अगर वह कार्य अलग नहीं किया जा सकता, जैसे बाहर किया गया कार्य और अंदर किया गया कार्य,
तो मालिक उस समझौता को मान्यता देने के लिए आबद्ध नहीं है। उसके बाद है दृश्यमान, धारा 237 में है दृश्यमान या प्रकट अधिकार, ऑस्टेंसिबल और अपोडेंट अथॉरिटी। तो इसमें दृश्यमान अधिकार का अर्थ है दूसरों को दृष्टिगोचर होने वाला प्राधिकार, या ऑस्टेंसिबल अपैरेंट अथॉरिटी। तो जब किसी कंपनी में कोई निदेशक मंडल द्वारा प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक व दृश्यमान प्राधिकार या अथॉरिटी के अंतर्गत सभी कार्य करने के लिए सक्षम है जो कार्य प्रबंध निदेशक प्रायः किया करते हैं। कभी कभी दृश्यमान प्राधिकार को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो प्रतिबंध की सीमा तक प्राधिकार वास्तविक प्राधिकार होता है। उसके बाद है ये अभिकर्ता द्वारा अप्रकृति। तो अभिकर्ता द्वारा अप्रकृति क्या होता है? अभिकर्ता द्वारा अप्रकृति होता है कि अभिकर्ता द्वारा अपकृत किए गए कार्य अप्रकृति कहलाते हैं। दोस्तों उसके बाद है अप्रतिम मालिक को अधिकार तथा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। जब अभिकर्ता ने ना तो मालिक का अस्तित्व बताता है जब अभिकर्ता ना तो मालिक का अस्तित्व बताता है और ना स्वयं अभिकर्ता होने की हैसियत, ऐसी स्थिति में ये प्रश्न उठता है कि मालिक, अभिकर्ता तथा पर व्यक्ति का तीसरे पक्षकार के क्या अधिकार व दायित्व हैं। अभिकर्ता अपने को अभिकर्ता नहीं बताता परंतु अपने नाम से कांटेक्ट करता है या संविदा करता है। इसके लिए वह संविदा से वाद है, उस पर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है और वह पर व्यक्ति पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद ये धारा 231 में अप्रैक्टिक मालिक के अधिकार तथा दायित्व। ये बता दिया दोस्तों राइट्स ऑफ ड्यूटी, तो इसमें हो गया है। तो इसकी परिभाषा थोड़ी और, यदि कोई अभिकर्ता ऐसे व्यक्ति से संविदा करे ना तो वह जानता हो कि न संदेह का कारण रखता हो कि वह अभिकर्ता है, तो अभिकर्ता का मालिक ये अपेक्षा कर सकेगा कि संविदा का पालन किया जाए, किंतु संविदा करने वाला दूसरा पक्षकार उस मालिक के विरुद्ध ही वे अधिकार रखता है जो वह उस अभिकर्ता के विरुद्ध रखता है यदि वह अभिकर्ता मालिक होता। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा अभिकर्ता का व्यक्तिगत दायित्व। ये जो मालिक तथा पर व्यक्तिगत संबंध है ये यहीं तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त हो। और आगे वाले वीडियो में बताऊंगा अभिकर्ता का व्यक्तिगत दायित्व। दोस्तों धन्यवाद।